ये बात है 4.5 अरब साल पहले की, जब मिल्की वे गैलेक्सी के एक कोने में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग तारे का जन्म होने वाला था। ढेरों सारे गैस के बादल एकजुट होकर एक बहुत ही छोटे गोलाकार चीज में परिणत हो गए, जिसका नाम आज हम सूरज कहते हैं। पर हैरानी की बात तो ये है कि तब से लेकर आज तक सूरज हमें हीट और लाइट एनर्जी प्रोवाइड कर रही है। बट क्या ऐसी चीज़ है जो कि सूरज में होती है जिसकी वजह से ये हीट और लाइट एनर्जी बाहर निकलती है? क्या है वो ऐसी चीज़ जो कि आज तक हमें एनर्जी प्रोवाइड कर रही है? तो चलिए मैं लेकर चलता हूँ आप लोगों को एक सफ़र तारे के अंदर का, द जर्नी इनसाइड अ स्टार। सन में बेसिकली एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइप का न्यूक्लियर रिएक्शन होता है, जिसको हम आज के डेट में न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन बोलते हैं। जैसा कि इसका नाम सजेस्ट करता है, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में दो न्यूक्लियस का फ्यूजन होता है, यानी कि दो न्यूक्लियस एक दूसरे के साथ कंबाइन करके एक नया न्यूक्लियस बनाते हैं और उसके साथ ही साथ थोड़ा बहुत एनर्जी भी उसके साथ निकालते हैं। बेसिकली सन के अंदर भी यही प्रोसेस हो रहा होता है। एक्चुअली जब दो हाइड्रोजन के एटम सन के अंदर एक दूसरे के साथ फ्यूज हो जाते हैं तब हीलियम का एटम बनता है और हीलियम के एटम के साथ साथ थोड़ा बहुत एनर्जी भी बाहर निकलती है। बट ये प्रोसेस यहीं पर ख़त्म नहीं हो जाती है। अब हीलियम भी एक दूसरे के साथ कंबाइन करना शुरू कर देते हैं। हीलियम और हीलियम के एटम एक दूसरे के साथ कंबाइन करके कार्बन एटम बनाते हैं और कार्बन एटम कंबाइन करके सिमिलरली कोई दूसरा एलिमेंट बना देते हैं। और ये प्रोसेस तब तक चलता है जब तक आयरन ना बन जाए, क्योंकि आयरन एक ऐसा एलिमेंट है जो कि न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन शो नहीं करता है और आयरन के बाद वाले बड़े बड़े एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ फ्यूज नहीं कर सकते हैं। एंड सिंस आयरन एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं तो वो सन के एकदम कोर में जाकर एकदम कॉन्सेंट्रेटेड होकर बैठे हुए होते हैं। बट किसी भी एक तारे में ज्यादातर एनर्जी हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के फ्यूज होने से निकलती है, क्योंकि हीलियम और उसके बाद वाले एलिमेंट्स को रिएक्ट करने के लिए बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत होती है और छोटे मोटे तारे जैसा कि हमारे सन में उनका कॉन्ट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है। और इसी न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन की मदद से सन हमें हीट और लाइट एनर्जी प्रोवाइड करता है। और एक एस्टिमेट से हमें यह पता चला है कि सन ऑलमोस्ट 3.8 इंटू 10⁻26 जूल्स एनर्जी पर सेकंड रिलीज करता है। तो आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हो कि कितना बड़ा अमाउंट है ये। अब इस चीज को जानकर हमारे दिमाग पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल मंडरा रहा है। तो अगर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन इतना इफेक्टिव है और इतना ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी जनरेट करता है तो हम धरती में इस चीज़ का यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट क्यों नहीं कर सकते? इस चीज़ का यूज़ करके हम एनर्जी क्यों जनरेट नहीं कर सकते? इसका रीज़न बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्शन को होने के लिए एटम के दो न्यूक्लियस को एक दूसरे के पास आना पड़ता है और दो एटम के न्यूक्लियस को एक दूसरे के पास आने के लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिपल्सन काउंटर करना पड़ता है, क्योंकि न्यूक्लियस इज ऑल मेड अप ऑफ प्रोटॉन्स और प्रोटॉन्स एक दूसरे को रिपेल करते ही है। तो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन को होने के लिए एटम के दो न्यूक्लियस को एक दूसरे के पास आकर फ्यूज होना पड़ता है। तो उस रिपल्सन की वजह से हमें बहुत ही ज्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है दो एटम के न्यूक्लियस को एक दूसरे के पास लाने के लिए। अब ऐसे सिचुएशन में या तो हमें बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर सप्लाई करना पड़ेगा ताकि न्यूक्लियर रिएक्शन हो सके, या तो उस जगह की ग्रेविटेशनल फील्ड बहुत ही ज्यादा होनी चाहिए। धरती में दोनों सिचुएशंस नहीं होती है और सूरज में दोनों सिचुएशंस होती है। तो इसकी वजह से न्यूक्लियर रिएक्शन सूरज में पॉसिबल है और न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन धरती में पॉसिबल नहीं है। हालांकि न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन धरती में भी पॉसिबल है। पर सीक्रेट भाई, इस चीज को सुनकर हमारे दिमाग पर एक और सवाल आ गया है, क्योंकि धरती में भी तो न्यूक्लियर रिएक्शन होती है और धरती में भी न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब्स होते हैं। तो वो न्यूक्लियर बॉम्ब्स काम कैसे करते हैं यार? तो अगर इस सवाल का आंसर जानना है तो इस लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करना है। और अगर जानना है कि एटम के अंदर दो प्रोटॉन्स एक दूसरे के साथ रिपेल क्यों नहीं करते, वो अटैच में क्यों बैठे हुए हैं, तो इस वाली वीडियो पर क्लिक करना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।